अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बल्कि मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग करना चाहिए, इसलिए कि वैसे ये वीडियो मैं बना तो रात में रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सुबह को अपलोड होगी, तो फिर आप लोग सब कहेंगे कि जी ये मॉर्निंग के वक़्त गुड इवनिंग कैसे? तो इसलिए जी गुड इवनिंग के बजाय गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज है जी फ्राइडे, और फ्राइडे को जो है पाकिस्तान में और दूसरी इस्लामिक कंट्री में आधे दिन वैसे ही काम नहीं होता। और होता ये है कि जी जुम्मे की नमाज के बाद ही काम शुरू होगा, जुम्मे की नमाज के बाद भी कोई काम नहीं करता। वो कहते जी आज तो जुम्मा है। और जुम्मे के लिए लोग फॉलो करते हैं अमिताभ बच्चन साहब को। जी हाँ, मेरे अंगने में, जी जी वही वाले। और उनके लिए जी कहा यह जाता है कि जी वो आज जुम्मा है और जुम्मे का वादा है। और आप जानते हैं बच्चन साहब के जो जुम्मा वाला सॉन्ग है, बिल्कुल जी वो चल रहा होता है। और मेरा ख्याल है इस वजह से लोग काम ज्यादा नहीं करते, और हम लोग जो है 2 दिन के बजाय 3 दिन की हॉलीडेज बनाते हैं, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे। मैं मीडिया वालों की बात नहीं कर रही। हम मीडिया वाले तो आप जानते ही हैं कि 7 डेज अभी काम कर रहे होते हैं, सुबह से रात तक आंखें फाड़ के बैठे होते हैं। कोई खबर मिल जाए, कोई खबर मिल जाए, कोई खबर मिल जाए। तो जी हम यही हो रहा होता है। और यहाँ से लेकर इंडिया तक और इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक जितने दोस्त हैं आपस में एक दूसरे को कॉल्स पे यही पूछ रहे होते हैं, कोई न्यूज़ है क्या, कोई न्यूज़ है क्या। तो बिल्कुल जी ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल, लेकिन बाकी लोग जो हैं पाकिस्तान में खास तौर पे फ्राइडे को कोई काम नहीं हो रहा होता। 3 बजे तक वैसे ही सारे ऑफिसेज और जिसे कहना चाहिए मॉल्स और मार्केट और सब कुछ बंद होता है। और 3 बजे के बाद लोग कहते हैं भाई अब कौन सा काम का टाइम रह गया है, तो अब घर ही चले जाते हैं और घर जाके पकौड़े खाते हैं। खैर, हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम सबसे पहले करेंगे जी बिपरजॉय की। जी हाँ, नाम तो अजीब सा है, बिपरजॉय से लगता है कोई बड़ी कोई मजेदार चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है जी। ये समुद्री तूफान है, और जो कि बताया जा रहा है कि इंडिया में गुजरात के जो सी साइड है वहां पे, यानी कि उसके किनारे से वो टकरा चुका है। और पाकिस्तान में भी जो है यही बताया जा रहा है कि वो किसी वक्त भी यहाँ पर आता होगा। और जाहिर है, लोगों को जो है वो जहाँ पे लोग रह रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहां से निकाल कर उन जगहों से जहाँ पे खतरा था तूफान का या पानी आने का या किसी किस्म का, वहां से निकाल के लोगों को जी शिफ्ट कर दिया गया है किसी महफूज मकाम की तरफ। और उनके खाने-पीने का सामान और उनके लिए खाना और ड्रिंकिंग वाटर और मेडिसिन्स और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो भी पहुँचा दी गई हैं। और जो कमी रह गई है, वो भी पूरे करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जी कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ये मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा और लोग वापस अपने घरों को जा सकेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले आज इसहाक डार साहब की। जी हाँ, सुबह से ये बात की जा रही थी कि आज पाकिस्तान में शायद एक बार फिर पेट्रोलियम प्राइस जो है वो कम कर दी जाएगी। और कहा जा रहा था कि जी रात तक ये न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन रात को जो है वो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला पेंसिल, और साथ ही उन्होंने कहा जी जो हमने आपको रियायत देनी थी, जो सस्ता करना था ऑयल, तो वो प्लान कैंसिल। जी हाँ, इसहाक डार साहब का कहना ये है कि पेट्रोलियम प्राइस वही रहेगी जो पहले थी, और इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी रात हो जाएगी तो और सस्ता हो जाएगा फ्यूल या इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है, वो जी बिल्कुल आराम से बैठे और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बात हम करेंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। जी हाँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कौन नहीं जानता। और अब फिरदौस आशिक अवान को जो है एक बार जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है स्पोक्स पर्सन के तौर पे रख दिया गया है। इसका मतलब यही है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं अब तहरीक इंसाफ के बजाय जो है वो जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी की जो है वो स्पोक्स पर्सन होंगी, और उनकी पार्टी के बारे में डिफेंड भी करेंगी, बात भी करेंगी। और जी बल्ले बल्ले हो जी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बात हम कर रहे थे फिरदौस आशिक अवान की। और फिरदौस आशिक अवान जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी और इमरान खान को डिफेंड करती दिखाई देती थी, अब वो हमें किसी दूसरी पार्टी, यानी कि जो जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसको डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें तहरीक लगी होती है वो भाई लोग ने बनाई होती है या स्टैब्लिशमेंट ने बनाई होती है, यानी कि तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्तेहकाम, तहरीक लब्बैक और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इसी किस्म की बेशुमार पार्टीज जो है वो कहा यही जाता है कि जी स्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई है। तो ये भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इमरान खान को छोड़ छोड़कर जो लोग गए
उन सभी ने तकरीबन जो है वो ये पार्टी ज्वाइन की है। और कुछ लोग खैर PMLN और कुछ पीपल्स पार्टी में भी गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन खान साहब की जो है उसमें जाके शामिल हुए, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, फयाजुल हसन चौहान भी हैं और फिरदौस आशिक अवान भी हैं, जिनको के स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है जहांगीर तरीन खान साहब की तरफ से। और ट्वीट करके भी इस बात को अनाउंसमेंट इस बात की कर दी गई है। बात हम करेंगे इमरान खान साहब की। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि दुनिया में जो है कहा यही जाता है कि तकरीबन 8 बिलियन लोग जो हैं वो दुनिया में रहते हैं, यानी इस हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर यहाँ पर 8 बिलियन के करीब इंसान रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिस वक्त अपनी कौम से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, उस वक्त खान साहब को जी 74 या 75.9 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं वो सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। और यकीनन इसमें बुशरा बीबी का कहीं ना कहीं कोई कमाल होगा, जिन्होंने कोई जिनवन बुला लिए होंगे, या हो सकता है किसी और गोला पे से लोग आ गए हों। लेकिन क्योंकि हमारी दुनिया में तो इतने लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी खान साहब को सुनने के लिए जो है वो इतने ज्यादा लोग जो पहुंचे हैं, तो वो यकीनन किसी और गोला से आए होंगे, या फिर बुशरा बीबी के जिन होंगे, हो सकता है जिनों को भी उसी में शामिल कर लिया हो उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये सारी जो ब्लंडर्स हैं वो खान साहब के मीडिया सेल की तरफ से होते रहते हैं और उसके ऊपर कोई खास वो तवज्जो भी नहीं देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी इस बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन खैर यहाँ से हम पहले देखते हैं जी एक वीडियो, और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। Говорит по-русски, красиво? Хорошо, но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, 7, 8. ये थे जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो के बार रशियन में बात कर रहे थे, यानी रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और इसका मतलब है शहबाज शरीफ सबको काफी लैंग्वेजेस आते हैं, क्योंकि वो अरबी में भी बात कर लेते हैं, इंग्लिश तो खैर बोल ही लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशियन लैंग्वेज में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बात करते हुए हमें दिखाई दिए। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज हमारे पास आपके लिए जो है वो ये है जी कि सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो इलेक्शंस को नहीं मानते, और जिस तरह से कराची के मेयर को सिलेक्ट किया गया है जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, और इस बात के ऊपर जमात इस्लामी काफी नाराज है और उनका कहना है कि इलेक्शन रिजल्ट ठीक नहीं है और हरगिज पीपल्स पार्टी के जो है उनको नहीं जीतना चाहिए था या उनको मेयर नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये कुछ सिलसिला ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से 2018 में यानी 2018 में जिस तरह से इमरान खान को लाया गया था, उसी तरह से पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब को मेयर कराची मुंतखब करा दिया गया है। और इस बात को काफी ज्यादा लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, एतराज भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी के शोर मचाने पे और बाकी पार्टीज के शोर मचाने पे क्या पीपल्स पार्टी पीछे हटती है, क्या दोबारा से इन इलेक्शंस को करवाया जाएगा या रिकाउंटिंग करवाई जाएगी, या फिर मुर्तजा वहाब साहब को उनकी सीट से हटाया जाएगा। लेकिन लग ये रहा है कि जरदारी साहब का होल्ड जो है वो काफी स्ट्रांग है और ऐसा वो होने नहीं देंगे, और मेयर इस बार पीपल्स पार्टी का ही कराची में सेलेक्ट होगा। बात सिर्फ इतनी है कि जी आप सबको सीरियसली काम करना है तो फिर आपको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप जो है वो धांधली करके, आप इस तरह से फ्रॉड करके या कोई चक्कर चला के मेयर बने। बेहतर यही था कि जो पार्टी जीती थी उसी का कोई जो मेंबर है वो मेयर बनाया जाता कराची का, और उसके बाद सब पार्टीज जो है वो मिलकर कराची के लिए काम करती। कराची का हाल काफी खराब है, ये तो सभी जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन खैर यहाँ से हम खान साहब को सुन लेते हैं। तो ये साबित करें ना कि किसी ने तोड़फोड़ किया, हम आपकी मदद करेंगे, हम तैयार बैठे हैं। आप बताएं कि कोर कमांडर हाउस किसी ने जलाया या किसी ने कोई पुलिस की गाड़ी जलाई हो, हम कहते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम उनको, ये मुजरिम हैं कौम के। लेकिन कितनी गाड़ियां जली, कितने आग लगी, कोर कमांडर रेडियो पाकिस्तान कितने हुए? 10 होंगे, 8 होंगे।
ये थे इमरान खान साहब जो एज यूजुअल अपने लोगों से खान साहब अक्सर हट जाया करते हैं, जब काम हो जाए तो वो पहचानने से इनकार कर देते हैं, और अभी भी खान साहब तकरीबन वही करते दिखाई दे रहे हैं। उनके लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने जो है वो सब चीजें जलाई, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग हो, चाहे GHQ हो। और अब खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनको सजा दीजिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं गलत हुआ है। लेकिन खान साहब आप पहले दिन से ये नहीं कह रहे, आपने तो ये कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो फिर दोबारा यही कुछ होगा, बल्कि इससे कहीं बढ़कर होगा। आपकी वो स्टेटमेंट भी मौजूद है, और अनफॉर्चुनेटली अब तो वो टाइम नहीं रहा ना कि एक ही टीवी चैनल हुआ करता था और ये रिकॉर्डिंग इस तरह से रहती नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, और इतने ज्यादा लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं थी कि वो आपकी बातों को या किसी की भी बात को रिकॉर्ड के तौर पे रख लिया जाए। अब तो जी ये लोग रिकॉर्ड रख लेते हैं, और जरा सा कोई गलत बोल दे, मेरी खुद ऐसा होता है कई बार, कोई बात मैं गलत कह दूं या थोड़े से फिगर्स इधर के उधर करके बोल दूं, तो लोग तो कमेंट कर करके, जिसे कहते हैं ना, मेरे दिमाग का दही कर देते हैं। तो खान साहब आप तो फिर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इस वजह से आपकी बात तो लोगों ने बहुत याद रखी होगी, और यकीनन सारे रिकॉर्ड्स भी रखे होंगे, तो आप अपनी बात से फिर नहीं सकते। शहरयार अफरीदी का भाई फौत हो जाता है, शहरयार अफरीदी को इजाजत नहीं दी जाती अपने भाई की फौत की उसके जनाजे पे जाया जाए। हमारे दौर में नवाज शरीफ की बीवी फौत हुई, 4 दिन गुजारने के लिए दिए हमने। तो ये कौन सा जुर्म किया शहरयार अफरीदी ने? कोई पता तो चले कि जुर्म क्या किया है। क्या जुर्म ये शहरयार आफरीदी ने जो जुर्म किया है खान साहब, वो आपको पता होना चाहिए। शहरयार आफरीदी ने जो आजकल हमारे यहाँ मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, उनके ऊपर ड्रग्स केस बनाया था, और वो जाली ड्रग्स केस बनाया गया था। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में ड्रग्स केस की जो सजा है वो कितनी सख्त है, लोगों को मौत की सजा तक दी जाती है, और उसके बाद लोग जो हैं वो उसमें से निकल नहीं पाते हैं। और आप जो हैं, आपने बड़े आराम से कह दिया कि जी शहरयार आफरीदी ने किया क्या है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके भाई की अगर डेथ हुई है तो उसके ऊपर उनको जाने देना चाहिए था, मगर साथ साथ ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान की पार्टी के कोई मेंबर्स हो जिन्होंने गड़बड़ की हो या गलत काम किया हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी या किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारी एजेंसी के लोग जो करप्शन करते हैं, हमारी फौज के लोग जो रिटायर्ड फौजी और दूसरे जो करप्शन करते हैं, और कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं, कभी कनाडा में फ्लैट लेते हैं, तो कभी अमेरिका में जायदाद बनाते हैं, तो कभी दुबई में कुछ खरीदते हैं, या फिर DHA बनाते हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह से, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन और इसी तरीके से सजाएं होनी चाहिए जिस तरह से पॉलिटिशियंस को दी जाती हैं। इसलिए कि ये नहीं होना चाहिए कि जी पॉलिटिशियंस को तो आप फांसी भी लगा देंगे, सीट से भी हटा देंगे, मुल्क से भी भगा देंगे, लेकिन ये भाई लोग, इनको कौन पूछेगा? इनको भी तो जरा पूछिए ना, 1-2 बार जरा इनको भी सजा दीजिए, इनमें से भी 1-2 को लटकाइए, और बताइए इन्होंने जो गलतियां की हैं, इन्होंने जो करप्शन की है, वो भी सामने आए और उनको भी सजा हो। तभी पाकिस्तान जो है वो एक सही तरीके से प्रोग्रेस करेगा और आगे बढ़ेगा। वरना तो यही है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी भी हमने एक वीडियो ट्विटर पे आप देख सकते हैं जिसमें आर्मी चीफ आए हैं और वो जो है मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और उसके ऊपर एक PMLN वाले ऐसे ढोल बजा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा नया कारनामा हो गया है। क्योंकि ये तो 12 ड्यूटी होती है आर्मी चीफ की कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिले जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहे, लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान में मुल्क को चलाता कौन है ये सब जानते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो एक कठपुतली से ज्यादा नहीं होता। और पाकिस्तान को चलाने वाली फौज है, पाकिस्तान को चलाने वाली एजेंसीज हैं, पाकिस्तान को चलाते एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें सभी आ जाते हैं, यानी एजेंसी भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, और हमारे जजेस भी आ जाते हैं। इस वजह से अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, और वो यानी किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की या किसी कंट्री के लोगों की बात कर रही हूँ, कि अगर किसी को जरा सा भी डाउट होता है, जो अक्सर हमारे लोग कहते हैं हिंदुस्तान से खास तौर पे, कि जी हमें तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए, तो जी सीधे सीधे मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान में आपने बात करनी होती है तो आप आर्मी चीफ से बात कीजिए,
اور اگر آپ پرائم منسٹر سے بات کریں گے تو فائنلی پرائم منسٹر نے بھی آرمی چیف سے ہی جا کے پوچھنا ہوگا. تو اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے آرمی چیف سے بات کر لیجیے اور ان سے پوچھ لیجیے. ویسے بھی ابھی تک ہم نے 75 ایئرز میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر ابھی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیٹکس سے باہر چلی گئی ہے, تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایک دم سفید جھوٹ ہے. تو اس لیے کم از کم میں تو یہی کہوں گی کہ بلیو نہ کیے گا. تو یہ لوگ اس قسم کے مذاق کرتے رہتے ہیں, ہم تو جی پالیٹکس سے باہر ہے, اس کے بعد پیچھے جا کے دے دو چھتر, تو وہ نا اس قسم کے کام چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ کبھی بھی بلیو نہ کیے گا. جب بھی وہ کہیں کہ جی ہم پالیٹکس سے باہر چلے گئے, تبھی آپ دیکھیے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, سب لوگوں کو جس طرح سے باہر بھیجا جاتا ہے اور باہر سے لایا جاتا ہے, باہر سے لایا جاتا ہے. مجھے یاد آیا نواز شریف صاحب ابھی تک آئے نہیں ہیں, اور ان کی پارٹی کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جب نواز شریف آئیں گے تو ایک دم سے خوشحالی آ جائے گی, پاکستان میں بڑی پروگریس ہو جائے گی, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس کیسے لایا جائے, وہ کوئی نہیں بتا رہا. نہ کوئی ڈیٹ بتا رہے ہیں, نہ تاریخ بتا رہے ہیں, نہ کچھ یہ بتا. ڈیٹ اور تاریخ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے نا, اوف ایڈٹ کر دینا. خیر, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہ کچھ بتا رہے ہیں کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے. یہاں پہ تو وہ تو بڑے شوقین ہے پائے کھانے کے اور نہاری اور پائے اور حلوے کھانے کے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب کو واپس آ جانا چاہیے, کیونکہ اتنے اچھے کھانے ان کو یا جو انہیں کھانے کی عادت ہے وہ ان کو یہیں ملے گی, اور کہیں نہیں ملنے والے. لندن میں تو کم سے کم نہیں ملنے والے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی پالیٹکس سے باہر چلی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ کم سے کم مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. مجھے تو ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے, اس ملک کو فوج ہی چلا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سب کے اوپر کارروائی ہوتے ہوئے دیکھا, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, یا کوئی بھی پولیٹیشین ہو یا سویلین ہو. لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی فوجی کو سزا دی گئی ہو, کسی جج کو پکڑ کے لٹکایا گیا ہو, یا کسی ریٹائرڈ فوجی کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی ہو. ہمارا تو کہہ کے گلا بیٹھ گیا, سوکھ گیا, لیٹ گیا کہ جی وہ عاصم سلیم باجوہ جو ہے اتنے سارے وہ سی پیک کے پیسے لے کے بھاگ گئے, اور انہوں نے اتنی زیادہ فرنچائز بنا لی ہے پیزا کی, لیکن کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہے. جنرل افضل جو ہیں ان کے بارے میں کتنی بار بتایا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ کووڈ کے زمانے میں جو ہے جو ایک کووڈ کا پیشنٹ تھا, کہا کہ جس کے اوپر 25 لاکھ خرچ ہوئے ہیں, وہ پیسہ کھایا. کوئی جواب نہیں ہے. جنرل پاشا ہو, ظہیر الاسلام ہو, یا پھر جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں, جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا اور ملک کی ایسی تیسی کر دی, سب کے نام لے کے پکچر دکھا دکھا کے ہم بتا رہے ہیں. میں نے کہا سکتا ہے کوئی بھول بھال گیا اور یاد نہیں رہتا نا, میموری بڑی کم ہے ہم لوگوں کی. تو بادام بھی نہیں کھاتے, مہنگے بہت ہو گئے ہیں بادام, تو وہ بھی دکھایا, لیکن تب بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو صرف اور صرف سویلینز کو پکڑ رہے ہیں, صرف اور صرف پولیٹیشنز کو پکڑ رہے ہیں, کبھی کوئی اندر تو کبھی کوئی باہر, تو کبھی کوئی اندر تو کبھی کوئی باہر, بس یہی چل رہا ہے. تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلا کرتے نا. اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے 75 ایئرز یہ تماشا کر لیا, یہ سارے ڈرامے کر لیے, نوٹنکیاں کر لی, لیکن اب پبلک سمجھ گئی ہے. پبلک تو کر تو کچھ نہیں سکتی, لیکن مصیبت یہ ہے کہ باہر کی پبلک بھی سمجھ گئی, اور یہی وجہ ہے کہ IMF کی طرف سے لون نہیں مل رہا. روز ایک تاریخ پہ تاریخ آپ کو یاد آ گیا ہوگا سنی دیول جی ہاں بالکل, لاسٹ ویڈیو میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی, ابھی بالکل نہیں کروں گی. لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ IMF جو ہے وہ روز تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے, یا پھر کنڈیشنز پہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں, لیکن وہ پیسہ نہیں دے رہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عزت ہم نے کمائی ہے, اس عزت کو کمانے کے بعد کم سے کم کوئی پیسہ تو ہمیں دے گا نہیں, اور نہ ہی کوئی ہمارے اوپر یقین کرے گا. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. لیکن بات ہم کریں گے جی بنگلہ دیش کی. جی ہاں, بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹ کر الگ ہوا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی بھارت نے ایسا کروایا ہے, لیکن میرا خیال ہے بھارت نے ایسا نہیں کروایا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو الگ کروایا ہم سے. یہ ہمارے اپنے کرتوت تھے. کئی ہمارے سینئر جرنلسٹ اور کئی ہمارے اینالسٹ سینئر وہ بتا چکے ہیں, یا جو ہسٹری کو اچھے سے جانتے ہیں ان کو بھی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے اپنے ہی کرتوتیں تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا. تو ابھی اس وقت جی حال یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سے الگ ہونے کے بعد بنگلہ دیش والے رو کے ان کا حال خراب ہو گیا تھا, کہہ رہے اتنے پیارے لوگ جو ہیں وہ ادھر رہ گئے اور ہم ادھر آ گئے. لیکن ایسا ہوا نہیں. بنگلہ دیش نے جی بہت ترقی کی, ان کی اکانومی بھی بہت زبردست چل رہی ہے, ان کی ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی پاکستان سے بہتر ہے, اور ان کی فارن پالیسی, ان کی سپورٹس, ہر چیز میں
बांग्लादेश आगे की तरफ है। बांग्लादेश में जो फीमेल्स हैं वो भी काम करती हैं और ज़्यादा बेहतर काम करती हैं पाकिस्तान की फीमेल से, ये भी कहना ज़रूरी है। और उनसे ज़्यादा काम करती हैं और उनसे बेहतर काम करती हैं। और साथ ही साथ बांग्लादेश की इस वक्त बताया जा रहा है कि उन्होंने भी बजट दिया है अपना, और वो जी $71 बिलियन का बजट जो है वो बांग्लादेश ने पेश किया है। और इसका मतलब ये कि ग्रोथ रेट जो है वो है जी 7.5%। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी तरह से बैंड बजी हुई है और बांग्लादेश के आगे हम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरीके से जी बांग्लादेश की जो बताया जा रहा है कि जो उनके पास यानी जो करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज उनके पास है, वो भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 बिलियन से भी कम रह गया है और उनके पास $31 बिलियन जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के पास है। तो कुछ पैसे बांग्लादेश से मांग लेते हैं भाई, कह देंगे कि भाई सॉरी हमने जो कुछ किया, इसलिए कि अंग्रेज एक बड़ा अच्छा वर्ड छोड़ गए और वो है सॉरी। कुछ भी कीजिए, किसी की जिंदगी तबाह कर दीजिए, किसी को मार डालिए, किसी को बिल्कुल बर्बाद कर दीजिए और उसके बाद बोलिए सॉरी। तो जी बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हमने जो कुछ किया था और 71 में जो कुछ हुआ था वो अब हमें मालूम है, लेकिन हम उनसे पैसे मांग सकते हैं और बोल सकते हैं सॉरी, हमने जो किया उसके लिए सॉरी। अब ऐसा है कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, इसलिए कि शर्म तो हमें आती नहीं है और ना ही हमने कोई सबक सीखना है, ना ही हमने कोई इंसान का बच्चा बनने का सोचा है। हमने सोचा है बाकी लाइफ भी इसी तरीके से कट जाएगी, जब इतनी कट गई आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए लग तो ऐसा नहीं रहा कि हमारी कोई फैक्ट्रीज ओपन करने का इरादा है या हमारा कोई काम करने का इरादा है, क्योंकि उस तरफ कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खैर हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी अब नया दौर चल पड़ा है। पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा जियो फिक्सिंग में नाम आया है, और उसके बाद 15 लाख मांगती है या फिर 5 लाख मांगती है या फिर 10 लाख मांगती है। और उस तरह से इमरान खान साहब का कहना ये है कि पुलिस जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को तंग कर रही है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका कहना है कि मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इस सूरत हाल में बहादुरी, सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ये कहना है जी चीफ जस्टिस साहब का। और मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस साहब अगर अपने काम पे ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होगा, और दूसरी चीजों में अगर टांग ना ही अड़ाएं तो अच्छा होगा। लेकिन खैर अब ये बात इन्हें कौन समझाए, इसलिए कि जो समझाएगा उल्टा उसी को घेर लेंगे और कहेंगे भाई तुमने ये बात कैसे कर दी। हम बात करेंगे एजाजुल हक साहब की। एजाजुल हक साहब का कहना ये है कि जी उन्होंने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से किनारा कशी कर ली है, यानी कि तहरीक इंसाफ से वो अलग हो गए हैं और अपनी जाती पार्टी जो उनकी मुस्लिम लीग ज़िया है उसी में है वो। लेकिन फिर ये स्कार्फ किस लिए पहना था आपने सर, जो आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो उनका जो फ्लैग है पीटीआई का वो किस लिए आपने गले में डाल रखा था, ये बात आपने बताई नहीं। और साथ आपने पहले ये भी कहा था कि आपके जो वालिद थे, आपके जो फादर थे जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपका कहना था कि उनके कुछ ख्वाब अधूरे रह गए जो आप इमरान खान साहब के जरिए पूरे करेंगे। तो खैर शुक्र है ऊपर वाले का कि वो ख्वाब आपके जो है वो पूरे नहीं हो सके, वरना जितनी बैंड आपके अब्बा जी ने बजाई थी पाकिस्तान की, शायद ही किसी और डिक्टेटर ने बजाई हो। लेकिन अब ये भी शुक्र है कि आप को वो मौका नहीं मिला कि आप उनके रह गए ख्वाबों को भी पूरा करते, इसलिए कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, जो कुछ पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों को एक रिलीजन के पीछे लगा दिया, चूरन रिलीजन का बेच बेच के, ये कारनामा बहरहाल ज़ियाउल हक साहब का ही है। और खैर मैं तो उनको साहब भी नहीं कहती, मुझे तो शदीद चिढ़ आती है जिस वक्त मैं नाम लेती हूँ, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी मुल्क का जो हाल किया है उसमें कहीं ना कहीं आपके अब्बा जी का कमाल है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बता दें कि जी इसाक डार साहब का कहना है आईएमएफ चाहता है कि किसी शोबे को टैक्स छूट ना दी जाए। आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते, खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद करेंगे। खैर इसाक डार साहब पता नहीं क्या फूंक कर आए जिस किस्म की बातें कर रहे हैं सर, ना तो हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और ना ही हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। जिस मुल्क में आपको अमेरिका जाना पड़ता हो ये पूछने के लिए कि आर्मी चीफ किसको लगाना है,
وہ خود مختار نہیں ہوتا. جس کنٹری میں ایک ایک اسٹیپ آپ کو جو ہے وہ لینے سے پہلے ان لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے جن سے آپ ہر وقت کٹورا لے کے بھیک مانگتے رہتے ہیں, اس ملک کو خود مختار ملک نہیں کہتے. خود مختار ملک وہ ہوتا ہے جو خود کماتا ہے, اپنے لوگوں کو روٹی دے سکتا ہے, روزگار دے سکتا ہے, جابز دے سکتا ہے, ایجوکیشن دے سکتا ہے, ہیلتھ دے سکتا ہے. یہ خود مختار ملک کی نشانی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو آئی ایم ایف کی سنیں گے نہیں. اچھا, اس سے پہلے جب آپ کی گورنمنٹ پہلے بھی تھی, عمران خان سے پہلے بھی آپ کئی بار آئی ایم ایف کے سامنے جا چکے, ہر بار نواز شریف صاحب کہتے تھے ہم جی کشکول توڑ دیں گے. بہت سے لوگ کہیں گے کشکول کیا ہے, وہ جب بھیک مانگنے کا کٹورا ہوتا ہے نا جی, اس کو کشکول بولتے ہیں. تو جی ہر بار نواز شریف صاحب کہتے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے, اس کے بعد ایک نیا کشکول لے کر آ جاتے تھے اور پھر بھیک مانگتے تھے. اور اب وہی چورن اسحاق ڈار صاحب بیچ رہے ہیں. کب سے آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگز چل رہی تھی, اب جب انہوں نے جھنڈی دکھا دی چلو نکلو پھوٹو ادھر سے, تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم جی خود مختار ملک ہیں, ہم تو آئی ایم ایف کی ہر بات کو سن نہیں سکتے. لیکن سر میرا خیال ہے کہ خود مختار بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کے لیڈر کو اور دوسرے لوگوں کو, جس میں سارے ہی شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, اپنا وہ پیسہ جو آپ لوگ یہاں سے لے کے بھاگ گئے وہ واپس لے آئیے. تو پھر شاید ملک تھوڑا سا سنبھل سکے اور آپ خود مختاری کی طرف جا سکے اور فیکٹریز اوپن ہو سکیں, بزنس چل سکے, ٹریڈ کھولیے اور بھارت کی شرطوں پہ ٹریڈ کھولیے, اپنی شرطوں پہ نہیں, اس لیے کہ آپ کی شرطیں کوئی سننے والا ہے نہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی شرطیں لگا سکیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو آپ کے پاس خیر بہت پیسہ ہے سر, آپ تو مطلب بلڈنگز خرید سکتے ہیں, ایک چھوٹا گھر اس کی کیا بات ہے, لیکن عام لوگوں کا سوچئے اور یہ سوچئے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور آپ ایک بار پھر بھاگ کے انگلینڈ چلے گئے تو اس بار تو وہاں کے بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن اس سے بھی اوپر بھی ایک اوپر والا ہوتا ہے نا, ہر ریلیجن میں ہوتا ہے, تو ہمارے ریلیجن میں بھی ہے. تو سنا ہے کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب پڑتی ہے تو ٹکا کے پڑتی ہے. تو اس لیے سر تھوڑا سا خیال کیجئے, کرپشن کو سائڈ پہ رکھیے اور تھوڑا ملک کا سوچئے اور اپنی شرطوں پہ نہیں, بھارت کی شرطوں پہ. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ کوئی بھارت بڑا میرا فیوریٹ ہے یا میں بھارت کو کوئی فیور دینا چاہتی ہوں, بلکہ بات سیدھی یہ ہے کہ ہم نے غلطیاں کی, ہم نے ایک نہیں ہم نے بے شمار غلطیاں کی, اور وہاں پر کشمیر میں بھی ہم نے گڑبڑ کی, اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے جہادی بھی بھیجے, یہ تو آپ کے پرویز مشرف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ممبئی اٹیک اور کئی دوسرے اڑی پتہ نہیں کیا کیا, وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کیا. اس کے بعد ٹریڈ بند بھی آپ ہی نے کر دی. کمال کی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کس بات کا آپ کو گھمنڈ تھا کہ آپ نے ٹریڈ بند کر دی, اور اس کے بعد اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ جی 370 اٹے گی تو جی ہم ٹریڈ کریں گے. اچھا جی وہ ضرور 370 جو ہے نا وہ واپس لاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹریڈ کریں گے. جی وہ 370 واپس لانے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی چلنے والی نہیں, آپ کی تو آپ کے ملک میں نہیں کوئی سنتا, تو وہاں انڈیا میں کوئی کیا سنے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی شرطوں کے اوپر چلیں اور ان سے ریکویسٹ کریں انسان کے بچوں کی طرح کہ جی آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کر لیجئے, کیونکہ ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کا حال خراب ہے. یہاں پہ کل میں نے بتایا بھی تھا کہ شیل کمپنی جو پیٹرولیم ہے انہوں نے بھی اپنا بزنس بند کر دیا. اسی طرح سے سب لوگ اپنا بزنس بند کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ کافی لوگ پریشان ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جابز نہیں ہے. لیکن آپ لوگ اپنا پالیٹکس کھیل رہے ہیں, تو وہ آپ کہیں اور کسی اور ٹائم کھیل لیے گا. اس وقت تھوڑا سا ملک کو دیکھ لیجئے تو بہتر ہوگا. خیر میرا بھاشن تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن خیر میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھا دیتی ہوں, صرف آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے, اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے. یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی, یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے, گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. یہ سب کچھ ہمارا تھا, یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھی, لیکن مولوی کو بس پتہ نہیں ہوا کیا, مولوی کو کیا بددعائیں لگ گئی. بتاتی چلوں کہ جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا اور سعودی عرب دونوں جو ہیں وہ مل کر
کام کریں گے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تقریباً $10 بلین کا پروجیکٹس ہوں گے، جس میں کہ چائنا اور سعودی عرب دونوں مل کے جو ہے ڈفرینٹ چیزوں جو ہے، چاہے وہ پیٹرولیم ہو یا دوسرے پروجیکٹس، اس کے اوپر کام کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 30,000 کے قریب لوگ رکھے تھے، 25,000 پر منتھ پہ، جو کہ سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کام کرتے تھے، ٹرولنگ کرتے تھے، یا کسی کو بھی الٹا سیدھا بولنا ہے تو، یا کسی نے خان صاحب کے خلاف کچھ کہہ دیا ہے تو ان کے خلاف یہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جی کہنا ہے فیاض الحسن چوہان کا۔ جی ہاں، فیاض الحسن چوہان وہی صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پارٹی جوائن کی ہے ان کے ساتھ، فردوس اشیقوان کے ساتھ، جہانگیر ترین خان صاحب کی، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی اس بات کے اوپر، یعنی کہ فیاض الحسن چوہان کی اس بات کے اوپر عمران خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ ویسے یہ بات تو خیر پہلے بھی بہت بار ہوئی ہے کہ اس قسم کے لوگ عمران خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے یا رکھے ہوئے ہیں ابھی تک، لیکن یہ بات کے اوپر وہ کیا ری ایکشن کرتے ہیں وہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں جی، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔